हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं से संचयन पाठ 1 में निहित प्रथम पाठ गिल्लू। यह पाठ महादेवी वर्मा द्वारा लिखित एक संस्मरणात्मक गद्य रचना है। इस रचना के माध्यम से पशु पक्षियों के प्रति प्रेम, उनके संरक्षण की भावना उत्पन्न करने के साथ साथ उनकी गतिविधियों का सूक्ष्म अवलोकन और उनसे सद्व्यवहार करने की प्रेरणा मिलती है। इस पाठ द्वारा पशु पक्षियों को स्वच्छंद और मुक्त रख उनके स्वाभाविक विकास की भावना को भी प्रोत्साहित किया गया है। अब हम पाठ स्टार्ट करते हैं। गिल्लू। सोन जूही में एक पीली कली लगी है। सोन जूही मतलब जो फूल का पीला भाग होता है, जिसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया जो इस लता की सघन हरितिमा में छिपकर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुँचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। लेखिका कहती है कि किसे देखकर? सोन जूही को। अनायास ही, अचानक ही उसको उस छोटे से जीव की याद आ गई जो इस लता मतलब बेल में सघन हरितिमा, सघन मतलब बहुत ज़्यादा हरियाली में छिपकर बैठता था और फिर मेरे निकट, मेरे पास आकर ही कंधे पर कूदकर उसे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज है। लघु प्राण मतलब वो छोटा जीव मतलब। परंतु अब वह तो अब तक इस सोन जूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ जाए। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा 2 कौवे एक गमले के चारों ओर चोंच से छुओवल जैसा खेल खेल रहे हैं। लेखिका एक दिन कमरे में से बाहर बरामदे में आई तो उसने देखा कि 2 कौवे गमले के चारों ओर एक खेल खेल रहे हैं। क्या खेल है वो? छुओवल मतलब चुपके से छूना, फिर छिप जाना, फिर आके छूना। यह काकभुशुंडी भी विचित्र पक्षी है। काकभुशुंडी मतलब कौवा। एक साथ समादरित कि एक स्थान पर इसका क्या होता है? आदर होता है। एक स्थान पर इसका आदर होता है, बहुत आदर होता है। फिर अनादरित, एक स्थान पर इसका अनादर होता है। कभी मतलब इसको बहुत सम्मान मिलता है और कभी इसको अपमानित किया जाता है। हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के, न हंस के। अब लेखिका कहती है, वो कौवों के बारे में बता रही है कि जब कौवों का पितृपक्ष में जब श्राद्ध बोलते हैं, चलते हैं, तब कौवों को खाना खिलाया जाता है कि वो हमारे पुरखों तक पहुँचेंगे। तब लेखिका कहती है कि अब उनके बारे में लेखिका कह रही है कि वो कभी गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के और न हंस के। वो हमारे बीच नहीं आ सकते। जो हमारे पुरख हैं उन्हें पितृपक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। जब श्राद्ध चलते हैं, जब हम अपने पितृपक्ष में श्राद्ध करते हैं तो वो काक बनकर, काक मतलब कोई बनकर अवतीर्ण होते हैं। अवतीर्ण मतलब प्रकट होना, प्रकट होते हैं। इतना ही नहीं,
हमारे दूरस्थ प्रियजनों को, दूरस्थ मतलब जो दूर निवास करते हैं, उन प्रियजनों को मतलब उन अपनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। कर्कश मतलब कड़वी आवाज़ जो कानों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। दूसरी ओर हम कौवा और काव काम करने को अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं, मतलब कि जो काव काव करते हैं कोई, उनको अच्छा नहीं माना जाता। मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी। काक पुराण मतलब जो हमें कौवों के बारे में वो बता रही है, उसमें अचानक से एक रुकावट आ पड़ी। क्या रुकावट है? क्योंकि गमले और दीवार की संधि, जहाँ पर गमला और दीवार है आपस में रखे हुए हैं, जो दीवार के साथ गमले को, उसमें छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। वहाँ पर एक छोटा सा जीव पड़ा है जिस पर लेखिका की दृष्टि मतलब नज़र पड़ी। निकट जाकर देखा, गिलहरी का छोटा सा बच्चा है। उसने वहाँ पर पास जाकर देखा तो गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा, जो लगता है कि घोंसले से गिर पड़ा है। और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं, जो कौवे हैं वो खेल खेल रहे थे ना, तो वो तभी खेल रहे थे कि कब हम इसे अपना आहार बनाएं, भोजन बनाएं। काकद्वय की चोंचों से 2 घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे। काकद्वय मतलब जो 2 कौवे थे, काकद्वय मतलब 2 कौवे की चोंच के 2 घाव, अगर वो उसको चोंच लगा देते तो उस लघु प्राण मतलब छोटे से जीव के लिए बहुत थे। अतः वह निश्चेष्ट सा गमले से चिपटा पड़ा था। निश्चेष्ट मतलब जिसे होश ना हो, बिना हरकत के वो गमले के पास पड़ा था, वो बेहोश हो गया था। सबने कहा कि कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता। किसको? कौवे ने अब चोंच मारकर घाव जो दे दिए हैं उनसे यह नहीं बच सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। और वो क्या कहते थे? इसको ऐसे ही पड़ा रहने दो, ये ठीक नहीं हो सकता। परंतु मन नहीं माना, लेकिन लेखिका का मन नहीं माना। उसे होले से उठाकर अपने कमरे में लाई, फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। रुई की पतली बत्ती दूध से भिगोकर जैसे जैसे उसके नन्हे मुंह में लगाई, पर मुंह खुला न सका और दूध की बूंदें दोनों ओर लुढ़क गई। लेखिका ने उसे दूध पिलाने की कोशिश की, लेकिन बेहोश होने के कारण वह दूध उसके अंदर न जा सका और बाहर ही ढुलक गई। वो बूंदें बाहर ही गिर गई। मतलब कई घंटे के उपचार के उपरांत, मतलब काफ़ी टाइम हो गया, बहुत घंटे हो गए, उसने इलाज किया, तो उसके उपरांत, उसके बाद उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया, आश्वस्त मतलब निश्चिंत हो गया, कि मेरी उंगली अपने 2 नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। 3-4 मास में उसके सन्निग्ध रोए, सन्निग्ध मतलब जो सॉफ्ट चिकने जो रोए होते हैं, वो छब्बेदार पूंछ, चंचल चमकीली आँखें सबको विस्मित करने लगी, मतलब सबको हैरान करने लगी, सबको चौंकाने लगी। वो हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को, पहले उसको नाम दिया हुआ था गिलहरी, जातिवाचक संज्ञा हो गया, क्योंकि गिलहरी बहुत सारी होती है, एक जाति समूह होता है वो सारा एक, उसको व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया। गिलहरियों का कोई नाम नहीं होता, वो सिर्फ एक जाति है, तो अब उनको व्यक्तिवाचक का नाम दे दिया, मतलब उसको एक नाम दे दिया गया। और इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे, और उसका क्या नाम रख दिया गया? गिल्लू। मैंने फूल रखने की एक हल्की डालियाँ में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। वही
2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। अब उसने गिल्लू के लिए घर बनाया है। उसने क्या किया, एक डलिया में, डाली मतलब उसमें रुई बिछा दी और खिड़की पर उसको टांग दिया। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और उसकी कांच के मनकोसी आँखों से कमरे के भीतर और खिड़की के बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता था। वो वहाँ पर बैठा बैठा कमरे के अंदर देखता और खिड़की से बाहर पता नहीं क्या क्या देखता रहता था, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। वो इतना समझदार था कि सब उसको देखकर आश्चर्य हो जाते थे, हैरान हो जाते थे। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती, तीव्र मतलब तेज इच्छा होती कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। जब लेखिका लिखती थी तब वो चाहता था कि लेखिका उसकी तरफ ध्यान दे और इसके लिए उसने एक अच्छा उपाय भी निकाल लिया था। क्या उपाय था, पढ़ते हैं। वह मेरे पैर तक आकर सर्र से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उस तेजी से उतरता। वो क्या करता था, पैर से आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर तेजी से नीचे उतरता था। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए ना उठती। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजे और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात, लघुगात मतलब लघु मीन्स छोटा, गात मीन्स शरीर, सारा लघुगात लिफाफे के भीतर बंद रहता। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे पड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आँखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्किट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया। नील चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। बाहर की गिलहरियाँ खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना चाहिए। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। इससे छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। वो छोटा सा जीव था, उसे घर में पाला हुआ था महादेवी वर्मा ने, तो उसे कुत्ते बिल्लियों से बचाना एक बहुत बड़ी समस्या थी। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता था। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया, मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपने जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगा। तब से यह नित्य का क्रम हो गया था। नित्य मतलब प्रतिदिन, क्रम मतलब लगातार, मतलब डेली का काम हो गया था उसका भी। मेरे कमरे में से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता।
मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। कभी कभी फूलदान के फूलों में छिप जाना, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोन जूही की पत्तियों में। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई है ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। महादेवी वर्मा ने बहुत सारे पशु पक्षियों को पाला हुआ है, बट उनका महादेवी वर्मा से इतना लगाव नहीं है जितना गिल्लू का है। गिल्लू इनमें अपवाद था। अपवाद मतलब जो मर्यादित करने वाला हो। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार, बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठाना सिखाया, जहाँ बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था। खाद्य मतलब भोजन, खाने का भोजन। और कई दिन काजू ना मिलने पर वह अन्य खाने की चीज़ों या तो लेना बंद कर देता या झूले से नीचे फेंक देता था। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेज़ी से अपने घोंसले में जा बैठता। सब उसे काजू दे आते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसे झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिनसे ज्ञात होता है कि अर्थात जिनसे पता चलता है कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता था। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। परिचारिका मतलब जो सेविका होती है। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती थी तो गिल्लू न बाहर जाता न अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने कुछ न खाया न बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था। मरणासन अर्थात जो मृत्यु के बहुत पास पहुंच जाता है, वो स्थिति। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जागकर हीटर लगाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया। उष्णता मतलब गर्मी। परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। उसका झूला उतारकर
रख दिया गया है और खिड़की की जाली बंद कर दी गई है। परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक-चिक करती ही रहती हैं और सोन जूही पर वसंत आता ही रहता है। सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि दी गई है, इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, इसलिए भी कि उस लघुगात का अर्थात छोटे शरीर वाले जीव का किसी वासंती दिन जूही के पिताभ मतलब जूही के जो पीले रंग का भाग होता है, छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे बच्चों।